ओके। आज एक बढ़िया चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो भाई, थोड़ा आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, दिमाग गुम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो एग्जाम में आने वाला है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मैं आपको एक बढ़िया चीज़ पढ़ाऊंगा आज कि हाँ, आपको तो पता होता है क्या भाई ना, एक डिजीज होता है हार्ट अटैक। उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। एक डिजीज होता है हार्ट अटैक, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है, ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होता है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं हल्के हल्के से आपको डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। तो ना इसमें एक्चुअली ये डिजीज में क्या होता है, ये डिजीज में एक्चुअली ये होता है कि ये सारे डिजीज में बोला, ये सारे डिजीज में क्या होता है ना, इस्चेमिया हो जाता है जिसमें लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और फ्लो और ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। तो आप देख रहे हो ये सारे हार्ट का जो आर्टरी देख रहे हो, ठीक है। इसमें कोरोनरी आर्टरी क्या होता है ना, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप याद कर लो। हमारा एक श्लोका था, हरति ददाति एति हृदय, आप सुने हो। एक चीज़ क्या था भाई, एक चीज़ था हरति, एक चीज़ क्या था हरति, फिर था क्या ददाति, और एक चीज़ क्या था एति। ये हरति ददाति एति क्या होता है, हरति मतलब सारे शरीर में जितने सारे इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट क्या करता है, हरण करता है, अपने और ला देता है। तो ये जो आएगा ये होता है हरति। ददाति क्या होता है ना, ब्लड लंग्स में प्यूरिफाई हो जाना, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए दिया जाता है तो ये होता है ददाति। ये ददाति ये देता है सर्कुलेशन को। और एति क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एति क्या होता है ना, हार्ट क्या करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए सारे जगह के देने के बाद खुद के लिए भी कुछ रखता है, और इसको बोलते हैं एति। जो खुद के लिए रखता है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सप्लाई। जैसे कि आपको पता है कोरोना एक अपना सिनोनिम होता है हार्ट का, ठीक है। तो कोरोनरी एक आर्टरी होता है जो खुद हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड। इसमें क्या होता है ना, जब हम लोगों का डिमांड रहता है, होता है ना, हम लोगों का सारे शरीर में डिमांड रहता है कि जैसे कि किडनी को डिमांड रहता है, लीवर को डिमांड रहता है, ब्रेन को रहता है, लंग्स को रहता है, इंटेस्टाइन को, सारे प्लेसेस को हमारा डिमांड रहता है ब्लड का। क्योंकि वो ब्लड में क्या आता है ना, ये ब्लड में हमारा आ जाता है ऑक्सीजन आ जाता है, और क्या आता है एनर्जी आता है, ठीक है। ऑक्सीजन आता है, एनर्जी आता है, सारे न्यूट्रिशन आ जाता है। तो इसीलिए हमारे पूरे शरीर हार्ट के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो हमारे डिमांड को फुलफिल करता है। क्या डिमांड, ऑक्सीजन हमारा डिमांड रहता है, एनर्जी हमारा डिमांड रहता है, न्यूट्रिशन हमारा डिमांड रहता है। तो इसमें दो चीज़ का संबंध रहता है, एक रहता है डिमांड और सप्लाई का रिलेशन। जैसे कि हम लोग डिमांड करेंगे ये सारे चीज़, तो हार्ट क्या करेगा, हमको ब्लड के माध्यम से ये हमको सप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है। तो हार्ट सप्लाई कैसे करेगा, अगर हार्ट खुद ठीक से काम करेगा तो सप्लाई कर पाएगा। तो हार्ट कैसे खुद काम कर पाएगा, अगर ये जो कोरोनरी आर्टरी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे ये हो गया अपना लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये हो गया अपना सर्कमफ्लेक्स्ड आर्टरी, ये हो गया अपना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये अपना हो गया लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। और ये हो गया अपना, ये जो दो चीज़ हो गया, ये डायगोनल अपना आर्टरीज होता है, ठीक है। और इसमें राइट मार्जिनल आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, ठीक है। ये सारे आर्टरी क्या करते हैं, अपना हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देते हैं, ताकि हार्ट का जैसे आर्ट्रियम हो गया, वेंट्रिकल, सारे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई के बाद न्यूट्रिशन हार्ट मसल को मिलेगा, मायोकार्डियम को मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर एंड इट विल सप्लाई एनर्जी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द ऑल ओवर द बॉडी थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये होता है अपना डिमांड होता है, अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए अपने पूरे शरीर डिमांड करता है, और ये डिमांड को फुलफिल करता है हार्ट, कैसे, सप्लाई करके। और वो क्यों सप्लाई कर पाता है, क्योंकि वो अगर अपना जो कोरोनरी आर्टरी होता है इसी में से खुद ऑक्सीजन और एनर्जी और ये सारे चीज़ लेता है, और ये अपना एनर्जाइज हो जाता है हार्ट मसल, तभी वो कंट्रैक्ट करके
अपना सप्लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है भाई ना, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन रहता है। जो डिमांड किसका रहता है, हमारा डिमांड रहता है, हम डिमांड करते हैं। कौन? मेरा ब्रेन डिमांड करेगा, लंग्स डिमांड करेगा, मेरा किडनी डिमांड करेगा, मेरा इंटेस्टाइन डिमांड करेगा। सप्लाई कौन करेगा? हार्ट करेगा। तो सप्लाई हार्ट कब कर पाएगा? जब कोरोनरी आर्टरी से प्रॉपर सर्कुलेशन हार्ट मसल को हो, मायोकार्डियम को हो, तब वो अच्छी तरह काम करेगा, अच्छा सप्लाई दे पाएगा। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, मैं ब्लॉकेज बाद में दिखाऊंगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये पार्ट जो था कोरोनरी, ये हार्ट का ये पार्ट अच्छा तरह काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो हार्ट क्या करेगा? सप्लाई ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ डिमांड है, तो अगर सप्लाई ठीक से नहीं कर पाएगा और डिमांड वो है, तो हार्ट क्या करेगा? खुद को कॉन्ट्रैक्शन करते 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 मार देता है। जब खुद को कॉन्ट्रैक्शन कर देता है तो स्टार्टिंग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब करता है, और स्टार्टिंग फेज जब सप्लाई कम होता है कोरोनरी आर्टरी का और उसको कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो वो स्टार्टिंग फेज को हम क्या बोलेंगे? जब करते करते पूरा अपने को डैमेज कर देगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सारे काम करने के बाद उसको हार्ट को क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड को क्या जाते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ये कोरोनरी आर्टरी में एक्चुअली होता क्या होता है। ये जो कोरोनरी आर्टरी में आपको दिखाया, इसमें एक्चुअली होता क्या है जिसके कारण इतने सारे डिजीज होता है। जैसे कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन ब्रेक हो जाता है। डिमांड पूरे बॉडी करता है, सप्लाई हार्ट करता है, और हार्ट सप्लाई ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी में ये चीज हो तो कौन सा चीज? ये येलो वाला चीज आप देख रहे हो, ये येलो वाला चीज होता है प्लेक्स। इसमें क्या होता है, अपना लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है अपना, जैसे भी आप लोगों को पता है ना, अपना क्या क्या होता है भाई, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, याद रखो, इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये एग्जाम में बार बार आता है। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन LDL क्या होता है? इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। ये एग्जाम में बार बार आता है, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ रहा है? एंड दिस LDL इज वेरी नोटोरियस। ये LDL क्या करता है, ये जाके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। देखो येलो कलर का डिपॉजिट हुआ है। जैसे अपने को पता है, अपना कोई आर्टरी हम डिस्कशन करेंगे, मान लो ये एक आर्टरी है हमारा, ये हमारा एक आर्टरी है, ठीक है? तो ये आर्टरी का 3 लेयर होता है। एक होता है एक्सटर्नल लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक होता है अपना मिडिल लेयर, जैसे कि ये वाला एक्सटर्नल लेयर होता है, ये वाला होता है, रेड वाला होता है मिडिल लेयर, ठीक है? इसको ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है। और ये वाला होता है इंटरनल लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा में जाके क्या होता है ना, ट्यूनिका इंटीमा में जाके क्या होता है, ठीक है? ये ट्यूनिका इंटीमा में जाके क्या होता है ना, सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है? तो क्या डिपॉजिट हो जाता है ट्यूनिका इंटीमा में जाके? क्या डिपॉजिट होता है? LDL डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है? ये जो LDL में बोला, ये LDL क्या करेगा, इधर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है? और इधर भी देखो LDL डिपॉजिट हुआ है, ये सारे चीज़ों में LDL डिपॉजिट हो गया है, LDL डिपॉजिट हो गया है। तो अब देखो, ये जो अपना आर्टरी का जो भाग था, ये आर्टरी जो इतना था, ठीक है, ये पूरा ब्लड जाना चाहिए था कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन ये जब ब्लॉकेज हो जाता है, इतना जब ब्लॉकेज हो जाता है, तो भाई रास्ता कितना रहता है? ओनली इतना रास्ता रहता है। तो डेफिनेटली जो पूरे खुले से जितना ब्लड सप्लाई कर पा रहा था, ठीक है, तो वो अपना डिमांड को फुलफिल कर पा रहा था। अब अगर ये रास्ता छोटा हो जाएगा तो डिमांड रहेगा लेकिन सप्लाई तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी में होता है, ये जो डिजीज, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो ये डिजीज का नाम क्या होता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इन द आर्टरी वॉल। ये होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। समझ में आ गया? मैकेनिज्म क्या होता है जो मैं बोला, क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है आर्टरी वॉल में, ये येलो वाला चीज जहां मैं डायग्राम में दिखाया आपको, ठीक है? तो क्या होगा ना ये अपना जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है भाई,
ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है ये करेगा, ये क्या करेगा, नहीं आर्टरी वॉल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये आर्टरी वॉल में डिपॉजिट और क्या करेगा, एक फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक्स, और इसके बाद क्या होगा ना, फाइब्रस प्लेक होगा, फाइब्रस प्लेक होगा, और ये फाइब्रस प्लेक कहाँ है, ये है, ये येलो वाला जोन, ये हो गया अपना फाइब्रस प्लेक, ये हो गया अपना फाइब्रस प्लेक, और ये फाइब्रस प्लेक को क्या बोलते हैं, एथेरोमा बोलते हैं। समझ में आ गया। तो क्या होगा ये हो जाने से, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया हूं कि ये हो गया कोरोनरी आर्टरी, ये तो कोरोनरी आर्टरी का एक बड़ा वाला पिक्चर है ना, ये हो गया कोरोनरी आर्टरी। अगर यहाँ प्लेक आ जाता है तो क्या होगा, ये था उसका एक्चुअली आर्टरी ऐसा था, पूरा था, ये अगर जो प्लेक हो गया फॉर्मेशन दोनों साइड में, ये साइड में और ये साइड में, तो क्या होगा, जितना डायमीटर था डायमीटर छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, ये नैरो हो गया, तो किसका क्या होगा ना, नैरो हो जाने के बाद क्या होगा ना, ब्लड फ्लो क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेनोसिस, इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। समझ में आ गया आप लोगों का ना। पहले क्या था, ये जो इसको ये कोरोनरी आर्टरीज में ये डिजीज होता है, इसलिए उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डिजीज होता क्या होता है ना, जो डिजीज होता है उसका नाम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या होता है ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जाके आर्टरी वॉल में डिपॉजिट हो जाता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक हो जाता है। ये फैटी स्ट्रिक क्या होता है, बाद में डेवलप होके फाइब्रस प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एथेरोमा, जिसको बोलते हैं एथेरोमा। और ये एथेरोमा क्या करता है ना, नैरो द आर्टेरियल लुमेन। अब ये आर्टेरियल लुमेन जो जितना इतना बड़ा था, ये अब क्या हो गया, इतना नैरो हो गया। देखो भाई, ये इतना नैरो हो गया, ये इतना नैरो हो गया। अब जो पूरा बड़ा था ये अपना इतना नैरो हो गया। तो ये नैरो होने के बाद क्या होगा ना, जितना ब्लड जैसे आ रहा था, जैसे ब्लड आ रहा था, ठीक है, अब ये ब्लड क्या करेगा, जैसे ऐसे पूरे डायमीटर को कवर कर जा रहा था, अब ब्लड क्या करेगा, ये छोटे रास्ते से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपका। ये ब्लड अब क्या करेगा, ये ब्लड अब क्या करेगा, आप देख रहे हो, ये पूरे रास्ते से जाने वाला ब्लड, ठीक है, ये पूरे रास्ते से जाने वाला ब्लड अब क्या करेगा, पूरे रास्ते से जाने वाला ब्लड जो कि ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ये पूरा ब्लड जाता था पूरे रास्ते से। अब भाई क्या होगा, जैसे कि ये बंद हो गया है, इतना बंद हो गया है ना, इतना बंद हो गया है, तो ब्लड क्या करेगा, ये सारे रास्ते, ये सारे रास्ते जो था, ये सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाएगा, ये सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाएगा। खाली ब्लड कैसे जाएगा, ये जो बचा हुआ रास्ता है उसी में ब्लड जाएगा। ठीक है, ये बचा हुआ रास्ता जो है इसी में ब्लड जाएगा। तो कितना कम जाएगा, देखो कितना कम जाएगा। तो कम अगर जाएगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उतना सप्लाई कर नहीं पाएगा, और उतना सप्लाई अगर कर नहीं पाएगा तो वहाँ बॉडी जो डिमांड करता है वो डिमांड फुलफिल नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, और जो डिजीज है कोरोनरी आर्टरी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस। समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होता है या एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। आप देखो अभी, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस कॉज्ड बाय मायोकार्डियल, कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो मायोकार्डियल इस्चेमिया अब क्या पता हुआ आपको, मैंने ऑलरेडी बोल दिया दूसरे स्लाइड में, मैंने ऑलरेडी क्या किया ना, अपना दूसरे स्लाइड में बोल दिया। देखो ये जो ब्लॉकेज होने के बाद क्या हुआ, जब नैरो हो गया तो सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो जाने के बाद क्या हुआ ना, ऑक्सीजन भी कम, अपना ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगा। अगर ऑक्सीजन भी कम होगा, ऑक्सीजन अगर जिस जगह पे होता है कम, उसको क्या बोला जाता है, उसको इस्चेमिया बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इस्चेमिया। जो मैं और अच्छा तरीके से इधर दिखाऊं, देखो कि ये अपना नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ये अपना नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ठीक है, और ये जो है अपना नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ये हेल्दी कोरोनरी आर्टरी होता है, और ये जो है अपना हेल्दी कोरोनरी आर्टरी होता है, और ये जो होता है ब्लॉक हो गया। देखो ये इतना येलो पार्ट सब ना, ये सारे ब्लॉक हो गया इधर, तो ये नैरो हो गया, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा,
इस्चेमिया होगा, यानी ऑक्सीजन कम आएगा, और ऑक्सीजन कम आएगा तो इसको बोलते हैं इस्चेमिया। इसीलिए उसका नाम हुआ है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का अर्थ क्या होता है आईएसडी का? अगर कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं इस्चेमिया। अगर इस्चेमिया हार्ट में होता है तो इसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होता है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस। स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस इसका है जिसमें मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है। व्हाट डू मीन बाय मायोकार्डियल इस्चेमिया? मैं बोला आपको, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है मायोकार्डियम को। अगर आर्टरी का ऐसे ब्लॉकेज हो जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसमें इस्चेमिया हो जाएगा, और ये इस्चेमिया को हम बोलते हैं क्या ना, मायोकार्डियल इस्चेमिया। समझ में आ गया? फिर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है ना, जब ये इस्चेमिया मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के कारण, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और हार्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस्चेमिया होता है, इसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज और आईएसडी। तो इसमें होता क्या होता है ना, हमारा एक चीज होता है उसको बोलते हैं स्टेबुल एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबुल एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये स्टेबुल एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसको याद रख लो अच्छी तरह, एग्जाम में आता है ये। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट और रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट में पेन होगा या डिस्कम्फर्ट होगा। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट का चेस्ट पेन बहुत दिन से शुरू हो जाता है, धीरे 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 पेशेंट इसको इग्नोर कर देता है, पता नहीं चलता है उसको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉज बाय ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल क्या दिया गया है, जैसे इधर है, क्या है देखो, इधर क्या है, इधर क्या है भाई, इधर आप देखो, इधर ब्लड फ्लो तो होता है लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर कम होगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा ना, ये रिजल्ट आएगा ट्रांजिएंट, कम होता है। और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल इसमें क्यों बोला गया है कि इसी टाइम जो साइन एंड सिम्टम होगा, इसी टाइम साइन एंड सिम्टम शुरू हो जाता है। क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन which is radiating to the left hand through the lateral border up to the little finger, sometimes to the right chest, to the jaw and to the back also। समझ में आ गया? तो ये सिम्टम जब होता है तो इसी कंडीशन को बोला जाता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबुल एंजाइना। और इसमें अगर हम लोग दवाई दे दिए तो ये क्या होता है ना, रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल मायोकार्डियल हो जाता है। मतलब ये जो टिश्यू पे अगर इस्चेमिया हुआ था, वो टिश्यू ठीक समय में दवाई देने से वो टिश्यू नॉर्मल हो जाता है। मतलब ये जो येलो पार्ट देख रहे हो, ये सारे पार्ट दवाई इसको पूरा क्या करेगा, निकल के ऐसे नॉर्मल बना देगा, ऐसे नॉर्मल बना देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो अब समझ में आ रहा है कि स्टेबुल एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट, मतलब कुछ टाइम के लिए ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, एंड इट इज रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया। इसका मतलब कॉज क्या होता है ना, स्टेनोसिस और नैरोइंग। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि स्टेनोसिस और नैरोइंग, स्टेनोसिस और नैरोइंग हो जाता है। ये तो नैरो पार्ट है, मैं बोल दिया हूँ, स्टेनोसिस और नैरोइंग हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। और कारण क्या होता है, जब पेशेंट बोलता है कि मैं स्टेयरकेस मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दौड़ रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो इसी टाइम में मेरा ये दर्द शुरू होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज इधर नहीं हुआ है, पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है। जब ये दौड़ता है, भागता है, स्टेयरकेस मूवमेंट करता है और अपना स्ट्रेस में आ जाता है, तब हार्ट को क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होता है, हार्ट को ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होता है ब्लड, तो ये नैरोइंग की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तब ये जो पेन होता है, ये पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और स्टेबुल एंजाइना। समझ में आ गया? स्टेबुल एंजाइना, इसमें चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट और रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है। ठीक है, ये अपना एग्जाम में आता है, स्टेबुल एंजाइना क्या होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन डिमांड होता है तब ये होता है। मैं बोला आपको, जब ऑक्सीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, कब इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड होगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, स्टेयरकेस मूवमेंट कर रहे हैं,
दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, तो उसी वक्त उसको प्रॉपरली पहचान के आप अगर प्रेडिक्ट कर ले हैं तो ये रिलीफ बाय रेस्ट। पेशेंट बोलेगा कि जब मैं रेस्ट ले रहा हूँ तो मेरा दर्द खत्म हो जाता है, जब मैं फिर से दौड़ रहा हूँ मेरा दर्द बढ़ जाता है। और क्या होता है ना, नाइट्रोग्लिसरीन एक दवाई होता है, इसको लेने के बाद वो रिलीफ हो जाता है। तो इसमें सिम्टम आता है क्या, मैं बोला चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड थ्रू द लेटरल बॉर्डर टुवर्ड्स द इसमें थ्रू द मेडियल बॉर्डर, दिस इज लेटरल बॉर्डर, थ्रू द मेडियल बॉर्डर टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर, समटाइम्स टू द जॉ एंड टू द अपर बैक, along with स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग एंड ऑल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये इतना चीज रहेगा, ठीक है। तो ये जब रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। कुछ टाइम के लिए होता है चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ट्रांजिएंट एंड इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है। अगर उसी टाइम में दवाई दे दिए तो ये ब्लॉकेज खोल के ये फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जब डिस्कशन करेंगे ये क्या करेंगे, इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो क्या होता है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये क्या होता है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वही इस्चेमिक हार्ट डिजीज का एक क्रिटिकल फेज होता है। मैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आईएसडी में बोल चुका हूँ। तो यही आईएसडी का यानी इस्चेमिक हार्ट डिजीज का क्या होता है ना, ए सडन मोर सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ आईएसडी। ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होगा, सडन होगा, सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक का मतलब मैं ऑलरेडी समझा दिया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता है। वो क्यों होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ड्यू टू प्लेक रप्चर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पहले इधर प्लेक था, देखो पहले इधर येलो वाला प्लेक था, जब प्लेक रप्चर हो जाएगा, देखो इधर रप्चर हो गया है, इधर प्लेक रप्चर हो गया है, तो अगर रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जितना अपना ये मतलब आर्टरी को जितना ये बंद किया था, ये यानी आर्टरी को जितना नैरो किया था, ये प्लेक रप्चर होने के बाद आर्टरी और नैरो हो जाएगा, पूरा नैरो हो जाएगा। तो जब नैरो हो जाएगा तो तुरंत ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद हो जाता है। जब हार्ट को बंद हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये सडन होता है, मोर सीवियर एंड कॉज्ड बाय प्लेक रप्चर। तो इसमें होता क्या है ना, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस जो प्लेक था, ये जो प्लेक में बोला आपको ये वाला प्लेक, ये रप्चर हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ प्रोथ्रोम्बोटिक मटेरियल, ये सारे प्रोथ्रोम्बोटिक मटेरियल क्या होता है, निकल आते हैं बाहर और रैपिड थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो आप ब्लड क्लॉट नहीं दिख रहा हो, ये रप्चर होके, ये जब रप्चर हो जाएगा तो तुरंत इसका मटेरियल इधर आके ये आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर देगा। जब आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर देगा तो उस पार्ट में हार्ट में क्या होता है, ब्लड सप्लाई तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। तब ये जो सिंड्रोम आता है उसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो आता है कैटेगरी, ये कैटेगरी में तीन चीज आता है, जिसमें एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें पार्शियल ट्रांजिएंट ब्लॉकेज, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज। इसमें क्या होता है ना, मायोकार्डियल डैमेज नहीं होता है, हार्ट का टिश्यू डैमेज नहीं होता है, समझ में आ गया। और इसमें और एक चीज क्या आता है ना, नॉन स्टेमी आता है, यानी अपना ईसीजी का जो ग्राफ होता है, इसमें एसटी एक एलिवेशन होता है और एक नॉन एसटी एलिवेशन होता है। मैं बाद में दिखाऊंगा क्या एलिवेशन और क्या नॉन एलिवेशन, ठीक है। और इसमें और दो चीज क्या होता है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है एक नॉन स्टेमी, और एक हो जाता है स्टेमी यानी एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। तो मेरे को एक चीज बोलो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का 3 पेज आता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का 3 फेज आता है। जो एक आता है अनस्टेबल एंजाइना, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आता है, लेकिन स्टेबल एंजाइना था इस्चेमिक हार्ट डिजीज में आया था, आईएसडी में आया था। ये अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है ना, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज। इसमें क्या होता है, वो स्टेबल वाला में क्या था, पिछले वाला स्टेबल वाला में क्या था ना, मायोकार्डियल का डैमेज नहीं हुआ था, वो रिवर्सिबल था। लेकिन ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो पहला वाला स्टेज अनस्टेबल एंजाइना में है, एंजाइना, इसमें क्या होता है, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज। इसने मेजर करने वाला मायोकार्डियल डैमेज ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब मायोकार्डियल डैमेज होता है लेकिन वी कैनॉट मेजर इट। और नॉन स्टेमी में क्या होता है ना, इसमें मायोकार्डियल डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, देखो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब ये होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो ये
क्या होता है इसमें ना, ये वाला पोर्शन हार्ट का, जो ये वाला पोर्शन ये पूरा मर जाता है। ये वाला पोर्शन हार्ट का क्या हो जाता है ना, डैमेज हो जाता है। हार्ट का ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाँ, हार्ट का ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। देखो डाइंग मसल लिखा हुआ है इसमें, ये वाला पार्ट जो हार्ट का पूरा मर गया है, एंड इट इज इरिवर्सिबल। तो इस्चेमिया और इन्फार्क्शन का क्या डिफरेंस है? इन्फार्क्शन में क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल, लेकिन इस्चेमिया क्या होता है, रिवर्सिबल। यानी उसी टाइम अगर दवाई दे दे तो हार्ट का मसल नॉर्मल मसल हो जाएगा, हार्ट का मायोकार्डियम नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इन्फेक्शन में आप लोग क्या होता है, हम पेशेंट इग्नोर कर देता है, तो बहुत टाइम के बाद जब सप्लाई बहुत टाइम तक नहीं होता है, ये जो सप्लाई बहुत टाइम तक नहीं होता है, तो उसी पार्ट का हार्ट मसल डाई हो जाता है। इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इन्फार्क्शन और इस्चेमिया में ये डिफरेंस, इस्चेमिया में क्या होता है ना, रिवर्सिबल होता है, दवाई दे देने से हार्ट का मायोकार्डियम ठीक हो जाता है, नॉर्मल रिवर्स हो जाता है, अपने नॉर्मल टिश्यू हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल, वंस वो डैमेज हो गया मतलब वो नॉर्मल कंडीशन को नहीं आएगा। ठीक है समझ में आ गया आपका? तो इसमें क्या होता है, अनस्टेबल हो गया, और एक नॉन स्टेमी क्या होता है, इसमें पार्शियल और सस्टेन्ड ब्लॉकेज हो जाता है। नॉन स्टेमी में क्या होता है, पार्शियल और नॉन स्टेमी में क्या होता है ना, हाँ, नॉन स्टेमी में क्या होता है ना, पार्शियल और सस्टेन्ड ब्लॉकेज हो जाता है। समझ में आ गया आपका? एक होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, एक होता है अपना अनस्टेबल एंजाइना जो पार्शियल और ट्रांजिएंट ब्लॉकेज होता है, जिसमें नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज होता है लेकिन यू कैनॉट मेजर इट। बट नॉन स्टेमी में क्या होता है, पार्शियल और सस्टेन्ड ब्लॉकेज, ये मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज, इसमें मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज होता है। और स्टेमी में क्या होता है, कंप्लीट और सस्टेन्ड ब्लॉकेज, मेजर मायोकार्डियल डैमेज होता है, ये होता है मेजर मायोकार्डियल डैमेज होता है, ये एसटी एलिवेशन होता है। समझ में आ गया? और नॉन स्टेमी में क्या होता है, मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज, ये होता है नॉन स्टेमी। ये एग्जाम में आपका आता है कि स्टेमी और नॉन स्टेमी का डिफरेंस क्या होता है। स्टेमी में क्या होता है ना, एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो मेजर मायोकार्डियल डैमेज होता है, और नॉन स्टेमी में क्या होता है ना, मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज होता है। ठीक है, ये अपना होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अब एसटी एलिवेशन क्या है, नॉन एसटी एलिवेशन क्या, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टेबल एंजाइना क्या है, स्टेबल एंजाइना और एक बार मैं बोल देता हूँ, स्टेबल एंजाइना क्या है ना, स्टेबल एंजाइना है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट रिवर्सिबल मायोकार्डियल इश्चेमिया, वो रिवर्सिबल है। और अनस्टेबल क्या हुआ, पार्शियल और ट्रांजिएंट ब्लॉकेज, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज, इसमें मायोकार्डियल डैमेज शुरू हो जाता है लेकिन कंप्लीटली और मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज नहीं होता है। लेकिन इसमें मायोकार्डियल डैमेज नहीं होता है, इसमें इश्चेमिया होता है। तो इश्चेमिया और इन्फार्क्शन का एक मतलब डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, इश्चेमिया में क्या होगा ना, वो रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा। इश्चेमिया में क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी उसी वक्त दवाई दे देने के बाद टिश्यू नॉर्मल हो जाता है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, इश्चेमिया भाई क्या होता है ना, रिवर्सिबल मायोकार्डियल इश्चेमिया, वो होता है अंजाइना पेक्टोरिस या स्टेबल अंजाइना। लेकिन अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है ना, अनस्टेबल में क्या होता है, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज। इसका मतलब क्या, नो मेजरेबल मायोकार्डियल डैमेज, इसका मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल डैमेज होता है लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, पार्शियल ट्रांजिएंट ब्लॉकेज हो जाता है। इज द बेसिक डिफरेंस। और एक होता है नॉन स्टेमी, एक होता है स्टेमी। अब हम डिस्कशन करेंगे नॉन स्टेमी स्टेमी क्या होता है। देखो भाई, ये हो गया अपना नॉर्मल ईसीजी, ये एग्जाम में आता है, आप लोग करना। ये हो गया अपना नॉर्मल ईसीजी। ये नॉर्मल ईसीजी में क्या क्या वेव होता है, एक होता है पी वेव, ठीक है, एक होता है पी वेव, एक होता है अपना क्या पी वेव, ए होता है क्यू वेव, ये होता है क्यू वेव, ये होता है आर वेव, ये होता है एस वेव। ठीक है, और एक लाइन इस इधर देखो, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं या बेस लाइन बोलते हैं। तो जब, और ये हो गया अपना टी वेव। ठीक है, मैं क्या बोला, ये हुआ पी वेव, ये हो गया क्यू वेव, ये हो गया आर वेव,
ये हो गया एस वेव, ये हो गया टी वेव। तो इसमें क्या होता है, इट इज नॉर्मल वेव। तो जब अपना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जब एसटी एलिवेशन होता है तो क्या होता है, ये देखो ये अपना बेसलाइन हो गया, ये जो ब्लैक वाला ये अपना बेसलाइन हो गया, ये बेसलाइन। तो बेसलाइन में ये था अपना एस वेव और ये था अपना टी वेव। लेकिन देखो एस वेव नीचे आ रहा है और फिर ऐसे जाके टी वेव ऊपर आ रहा है। लेकिन जब स्टेमी होगा, जब माइकार्डियल इन्फार्क्शन शुरू हो जाएगा, तो ये जो एस वेव था, ये जो अपना एस वेव था, ये एस वेव यहाँ नीचे तक आया था, वो नीचे तक ना आके ये एस वेव ऐसे ही चला गया। देखो टी तक इधर है, देखो ये होता है एसटी एलिवेशन। ये होता है अपना बेसलाइन। ये बेसलाइन में जो एस वेव है, वो एस वेव क्या करना चाहिए था, ऐसे होके आप इधर जाना चाहिए था। ठीक है, देखो मैं और एक बार कर देता हूं इसको। ये एस वेव कैसे जाना चाहिए था, देखो ये एस वेव नॉर्मली कैसे जाता है, ऐसे देखो, पहले क्यू आर ये आर होता है, एस वेव पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आके ऐसे उठता है, और ये होता है नॉर्मल वेव। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर जो बेसलाइन रेड लाइन देख रहे हो, ये हो गया पी वेव ये अपना हो गया, नहीं ठीक है, क्यू वेव, और ये फिर वेव गया, ये हो गया अपना आर वेव। फिर जो एस वेव है वो ऐसे नीचे जाना चाहिए था, नीचे जाके फिर ऐसे होके ये टी वेव बनाना चाहिए था। लेकिन इधर क्या गया ना, ये एस वेव इतना नीचे ना आकर सीधा एस वेव क्या यहीं से मोड़ गया। तो यहीं से मोड़ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ये एस वेव एलिवेट हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेमी यानी एसटी एलिवेशंस। यानी ये हो गया अपना, इसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन। यानी ये था अपना ये जो एस वेव था वो नीचे तक नहीं आया, वो ऊपर ऐसे ही मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, और इधर था टी वेव। तो इसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेशन, इसको बोलते हैं एसटी एलिवेटेड माइकार्डियल इन्फार्क्शन। समझ में आ गया। फिर एक क्या हुआ ना, नॉन एसटी एलिवेटेड माइकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या हुआ ना, जो टी वेव है वो डिप्रेस हो गया। कैसे डिप्रेस हो गया, देखो हर वक्त ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में सब रहना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर से एलिवेट हो गया, इसलिए एसटी एलिवेटेड। इधर क्या हो रहा है, देखो ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, और ये लाइन के ये जो अपना एस वेव क्या हो रहा है, वो ये लाइन से नीचे हो गया और ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये होता है अपना टी वेव, और ये जो हो गया अपना एस वेव, ये हो गया एसटी डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब, एलिवेशन का मतलब ये होता है जब ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर रहते हैं। ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अगर ऊपर रहेंगे तो एसटी एलिवेशन। ऐसा ही ये अपना हो गया आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अगर ये नीचे रह गया तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या आता है आप लोगों का बार बार ना, एसटी एलिवेशन किस में दिखता है, नॉन एसटी डिप्रेशन किस में दिखता है, एसटी डिप्रेशन किस में दिखता है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है टी इन्वर्सन हो जाता है। देखो ये टी वेव कैसा था भाई, टी वेव ऐसा है, अब इसमें देखो टी वेव कैसा है, नीचे है, यानी इसको इन्वर्टेड टी वेव कहते हैं या टी इन्वर्सन बोलते हैं। जो ऊपर था, जो ऊपर टी वेव था, ठीक है, वो टी वेव यहाँ नीचे हो गया। ठीक है, ये ऐसे रहना चाहिए था, ये टी वेव ऐसे रहना चाहिए था, अब टी वेव ऐसे नीचे हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टी इन्वर्सन। ये बार बार एग्जाम में आता है कि टी इन्वर्सन इज सीन इन व्हेयर ना, माइकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एग्जाम में बार बार आता है आपका। ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है, इसको याद रख लो आप लोग। ठीक है, तो और माइकार्डियल इन्फार्क्शन जब होता है, हार्ट अटैक जब होता है, तो इस्चेमिया और इन्फेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस्चेमिया क्या होता है, रिवर्सिबल, और इन्फेक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल। ये डाइंग मसल, एक बार मसल डाई कर गया मतलब डाई कर गया, उसको आप दवाई देने से भी ठीक नहीं करोगे। तो इसीलिए एक विंडो पीरियड देता है चेस्ट पेन में, जब होता है पेशेंट का चेस्ट पेन, तब 20 से 40 मिनट से एक विंडो पीरियड हमको मिलता है। वही टाइम में अगर हम लोग
प्रॉपर डिसीजन ले लिए तो इसमें क्या होता है पेशेंट ठीक हो जाता है। ये नेक्रोसिस टिपिकली बिगिंस विद इन 20 से 40 मिनट्स ऑफ कंप्लीट ऑक्लूजन। जब ये आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है तो 20 से 40 मिनट के अंदर ही टोटल ये नेक्रोसिस हो जाता है, यानी डाई कर जाता है, पूरा मसल हो जाता है। ये क्या होता है ना, डेथ हो जाता है, मायोकार्डियल डेथ हो जाता है। तो इसीलिए जब हार्ट अटैक पेशेंट का होता है या चेस्ट पेन शुरू होता है तो ये 2-4 दिन पहले से या धीरे धीरे होता है। ज़्यादातर से पेशेंट बोलते हैं मेरे को एसिडिटी हो गया है, ये सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये एसिडिटी नहीं होता है, ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का इवेंट रहता है। समझ में आ गया। और मैकेनिज्म क्या होता है ना, कंप्लीट एंड सस्टेन्ड ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। थ्रम्बस रह जाता है, ठीक है। ये अपना ब्लड क्लॉट रह जाता है, ये ठीक है। वो रह जाने के बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाता है तो क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड टिश्यू विद स्कार टिश्यू। तो जब वंस सेल डेथ हो जाता है तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ, ठीक है। तो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिम्टम क्या था मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। सीवियर क्रॉसिंग चेस्ट पेन, रेडिएट टू आर्म, जो बैक ये मीडियल साइड से जाएगा लिटिल फिंगर तक, जॉ को जाएगा, राइट चेस्ट को आएगा, अपर बैक जाएगा, और पेशेंट का कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और सीवियर स्वेटिंग होगा, ठीक है। इसमें और क्या करेंगे, तो जब भी डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस टूल में एक तो हो गया सिम्टम में जो बोला, सीवियर क्रॉसिंग चेस्ट पेन मैं बोल दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक में बोल दिया, और डायफोरेसिस मतलब सीवियर स्वेटिंग होगा, नसिया होगा, वोमिटिंग होगा, और ईसीजी एक करेंगे। ईसीजी में क्या आएगा, स्टेमी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और इसी में आएगा नॉन स्टेमी। जब नॉन स्टेमी होता है तो इसको बोला जाता है अनस्टेबल एंजाइना। समझ में आ गया। जब नॉन स्टेमी होता है उसको बोला जाता है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें है देखो भाई, जब नॉन स्टेमी होता है तो दैट इज कॉल्ड एज यूए, मतलब जब नॉन स्टेमी होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जब नॉन स्टेमी होता है तो उसको बोलेंगे अपना अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे, नॉन स्टेमी को बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना किस में था, इस्चेमिया में, आईएसडी में, इस्चेमिक हार्ट डिजीज में था। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना किस में, नॉन स्टेमी में है, यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन का स्टार्टिंग फेज का है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका। अब ठीक है, और कुछ टेस्ट करेंगे, ये भी एग्जाम में आएगा। टेस्ट का पहले सिम्टम देखना है, फिर ईसीजी करना है, स्टेमी और नॉन स्टेमी बोल दिया, फिर और क्या करेंगे ना, ब्लड टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे ना, ट्रोपोनिन टी एंड आई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है ना, दीज आर दी लेवल्स व्हिच आर, ये राइज हो जाता है, बढ़ जाता है 3 to 12 आवर्स आफ्टर इंजुरी एंड पीक एट 24 to 48। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 12 घंटा आफ्टर इंजुरी, यानी हार्ट का इंजुरी होने के बाद, एंड पीक होता है 24 से 48 आवर में, ये पॉजिटिव आता है। और क्या होता है, क्रिएटिनिन काइनेस, सीके एमबी एक टेस्ट होता है, ठीक है। और इकोकार्डियोग्राफी, अब ईसीजी तो हम करते ही हैं। और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है जो एग्जाम में आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है ना, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसको याद रख लो आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो इतने सारे चीज़ था आपके लिए, मैं आपको बोला कि जब एग्जाम में आने वाला क्या क्या चीज़ था ना, एग्जाम में आने वाला चीज़ में से ये था कि जब आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है तो क्या होता है, इस्चेमिया और इन्फेक्शन का डिफरेंस क्या होता है। इस्चेमिया रिवर्सिबल है, इन्फेक्शन इरिवर्सिबल है। और स्टेबल एंजाइना क्या होता है मैं ऑलरेडी बोल दिया। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, एलडीएल डिपॉजिट होने की वजह से, ठीक है। और इसमें स्टेबल एंजाइना क्या होता है जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज आईएसडी में आता है, ये मैं बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पूछेंगे, ये क्या होता है ना, इसमें जब क्लॉट पूरा बंद कर देता है 3 इवेंट होता है। अनस्टेबल होता है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का स्टार्टिंग फेज है डैमेज का। नॉन स्टेमी में एलिवेशन होता है, स्टेमी में आपको बोल दिया, स्टेमी नॉन स्टेमी सारे चीज़ में बोल दिया, ठीक है। और टी इन्वर्सन में बोल दिया, ये एग्जाम में बार बार आता है, टी इन्वर्सन इज सीन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके बाद हार्ट अटैक जब होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक जो होता है, इसमें क्या होता है ना
पर्टिकुलर टिश्यू डेथ हो जाता है। और क्रिटिकल फेज जो 20 से 40 मिनट्स ऑफ कंप्लीट ऑक्लूजन के बाद ही ना, नेक्रोसिस टिपिकली बिगिंस विद 20 to 40 मिनट्स ऑफ कंप्लीट ऑक्लूजन के बाद होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें साइन सिम्टम में बोल दिया, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेफर्ड पेन बोल दिया, डायफोरेसिस यानी स्वेटिंग हो जाएगा। स्टेमी में सो सिग्निफिकेंट एसटी एलिवेशन, नॉन स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना में मेस सो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी इन्वर्सन। ठीक है, तो नॉन स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना में होता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी इन्वर्सन। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सारे चीज़ मैं आपको बोल दिया। और टेस्ट क्या करना है, ट्रोपोनिन टी करेंगे, ट्रोपोनिन आई करेंगे, क्रिएटिनिन काइनेज MB करेंगे, और इकोकार्डियोग्राफी यानी ECG करेंगे, और कोरोनरी एंजियोग्राफी द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इट। ठीक है, सो इतने सारे चीज़ मैं बोल दिया, इसको याद करो, ये भाई एग्जाम में बिल्कुल आता है 100%। ठीक है, सो इसको ये करके मैं आज का जो टॉपिक है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच, काइंडली रीड इट एट योर होम।